गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आई होप आप सभी बिल्कुल सही होंगे अपने घर पे और इन्जॉय कर रहे होंगे छुट्टियों को, ठीक है, जो कि कोरोना की वजह से चल रही है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका 10वीं का रिजल्ट भी आ चुका है और साथ ही साथ देखो छुट्टियां भी पहले पड़ गई, ठीक है। एक तो आपके मार्च में एग्ज़ाम के पश्चात अब तक स्कूलों का यानी कि 11वीं जो क्लास है उन बच्चों के लिए ये जो चल रहा है ना, ये बड़े मज़ेदार चल रहा है। और इस मज़ेदार में हम आपको, ठीक है, डिस्टर्ब करने बार बार आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी। बट डियर स्टूडेंट, अगर आपने बिल्कुल धैर्यपूर्वक एक पैशंस के रूप में एक एम को चुना है और आपने चुना है अपने लक्ष्य को, आपने चुना है अपने उस लक्ष्य को जिसे आप भविष्य में अचीव करना चाहते हैं, तो पढ़ना तो ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि दे आर नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क, कि जो कठोर मेहनत होती है उसका कोई विकल्प नहीं होता। तो अभी से लग जाइए, उस जो आप मेहनत करेंगे उसमें हम आपके साक्षी होंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा पढ़ाना और आपको समझ में आता है उस चीज़ जो हम आपको पढ़ाते हैं, तो हमारे जो वीडियोज़ होते हैं उन्हें अपने यार दोस्तों को दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं अमित कुमार यादव आपका APS बासनी जो है अपना YouTube चैनल, उसके अंदर स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। और आप जानते हैं कि इससे पहले हम एक चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और उसका एक पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, और चैप्टर है कोशिका, यानी कि द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की जो एक इकाई होती है कोशिका, उसके बारे में। पहले चैप्टर में हमने कोशिका से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, सामान्य उसकी जानकारियाँ पढ़ी थी कि कोशिका क्या होती है, कोशिका विज्ञान क्या होता है, सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, और किसने कोशिका सिद्धांत में ये लाइन जोड़ी थी कि नई बनने वाली कोशिकाओं की उत्पत्ति हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। तो ये शायद आपको ध्यान होगा, कौन थे? विर्चो नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1855 में इस सिद्धांत को एक नया रूप दे दिया था, जिसे आधुनिक नगेली और विर्चो का आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कोशिका के समग्र अवलोकन की। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे आपके लिए नोट्स बनते हैं, जो है कि आपकी सामान्य जानकारी को बढ़ाएंगे, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। टॉपिक डाल लेना, कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन। अवलोकन से मतलब है कि यहाँ पर हम सिर्फ कोशिका के बारे में वो सामान्य जानकारियाँ एक तरीके से नोट करेंगे या समझेंगे उन जानकारियों को जिनसे अभी तक हम अनभिज्ञ हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वो सामान्य जानकारियाँ भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो कोशिका की शुरुआत हो रही है। इसके बाद इनके प्रकार पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो बहुत कुछ मैटर है, लेकिन अभी तो हम केवल यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं सामान्य जानकारी, ताकि आपको भी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो टॉपिक सेम इसी तरह से डालना है आपको, कोशिका का समग्र अवलोकन। ओके, एंड यहाँ से शुरुआत करते हैं कि कुछ जिस तरह से मैं नोट करते हुए चलूँगा, सेम उसी तरह से आपको भी नोट करना है कि कोशिका है उसके बारे में सामान्य जानकारियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है? सामान्य जानकारी है किसके बारे में? कोशिका के बारे में, जिनसे आपको परिचित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। अगर कोशिका को बांटा जाए तो कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बताइए? नंबर 1 सबसे बाह्य कोशिका झिल्ली, ये हम बता चुके हैं आपको। नंबर 2 केंद्रक, और नंबर 3 कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका
द्रव्य। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होती हैं इसकी। कोशिका के मुख्य तीन भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ लेंगे। और तो क्या है, नंबर 2, मुख्य रूप से कोशिका जो झिल्ली होती है वो कोशिका का बाह्य आवरण होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का बाह्य आवरण होती है। कैसा आवरण होती है? बाह्य आवरण होती है। ध्यान रखना इस चीज को, बाह्य आवरण होती है। ठीक है, इसी में लिख लेना। तथा पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है? एक और स्ट्रक्चर होती है। क्या पाई जाती है बताइए? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तीसरी चीज नंबर 3, अगर हम बात करें, दो चीजें समझ में आ गई, 3 भाग होते हैं। दूसरे में हमने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका का बाह्य आवरण होती है, पहले बता चुके हैं हम। सबसे बाहर की आउटर जो लेयर होती है कोशिका झिल्ली कहलाती है। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं उन पादप कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत पाई जाती है जो, ठीक है, परमिएबल होती है, जल और विलय, यानी कि विलय और विलायक सभी के लिए, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? प्रत्येक कोशिका में सघन जीव द्रव्य युक्त, सघन जीव द्रव्य युक्त या सघन तरल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जीव द्रव्य यहाँ नाम जल्दी ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन गलत नहीं होगा। प्रत्येक कोशिका में सघन जीव द्रव्य युक्त क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। दूसरा पार्ट, अब हम कोशिका की खोज के बारे में बात पहले कर चुके हैं, अब हम केंद्रक की बात करें। नेक्स्ट, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज 1831 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पादप कोशिकाओं में, ये और लिख सकते हैं, पादप कोशिका में की थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि केंद्रक की खोज 1831 में किसके की थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा पादप कोशिकाओं में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, कि केंद्रक एक केंद्रक झिल्ली युक्त संरचना है, यानी कि केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य भरा हुआ होता है, और जो कि कैसी संरचना होती है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक एक, या एक को हटा सकते हैं आप, केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। ठीक है, संरचना है जिसमें क्या उपस्थित होता है? जिसमें आनुवंशिक पदार्थ भरा होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, आनुवंशिक पदार्थ भरा होता है। समझ गए? क्या भरा होता है? आनुवंशिक पदार्थ भरा होता है। किसमें? जो हमारा जो केंद्रक होता है, जैसे एक जो कोशिका की स्ट्रक्चर, इसके बीच में जो केंद्रक होता है,
इस केंद्रक के अंदर जो मैटर भरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। और इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो कि वाल्डेयर के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, तो केंद्रक एक झिल्ली युक्त स्ट्रक्चर होती है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ होता है। डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ठीक है, ओके। क्या तो क्या उपस्थित होता है इसमें, आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है, तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। नेक्स्ट, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर कि कोशिका में केंद्रक झिल्ली है या नहीं, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। कोशिका दो प्रकार की होती है, समझ गए, कितने प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है। और वो कौन कौन से प्रकार है, नंबर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, कौन सी, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, कोशिका। और दूसरी माय डियर स्टूडेंट यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इनके बारे में डिटेल से हम अगला जो वीडियो आएगा अपना वो इन्हीं पे डिपेंड होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे। अब तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वे कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली विहीन होता है, अर्थात जिनके केंद्रक के ऊपर चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता, वो क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और जो सुसंगठित केंद्रक जिनमें पाया जाता है, ठीक है, वो होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप नोट कर सकते हैं कि केंद्रक सबसे पहले खोजा जाने वाला या विवरण करने वाला क्या था, कोशिकांग था। केंद्रक सबसे पहले डेस्क्राइब किया जाने वाला कोशिकांग है, समझ गए। सबसे पहले किसे डिस्क्राइब किया गया था, जिसे सबसे पहले जिसका वर्णन किया गया था वो कौन सा कोशिकांग है, वो है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक द्रव्य भरा हुआ होता है। अगर हम इसके पश्चात बात करें, ठीक है, कि दोनों जो केंद्रक द्रव्य वगैरह होता है या जो केंद्रक झिल्ली होती है और कोशिका जो झिल्ली होती है उसके बीच में पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ के बारे में, ठीक है, तो क्या होता है कि कोशिका में उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है, ये वाला ध्यान रखना, बीच वाला, कल भी बताया था मैंने, कोशिका में उपस्थित तरल पदार्थ को तरल जो पदार्थ है, अब इसके अगर खोज की बात करें तो तरल पदार्थ जो था इसे क्या नाम दिया गया था, तरल पदार्थ को 1835 में, ध्यान रखना पूरा बता देते हैं, 1835 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जुआर्डिन। क्या नाम था, डूजार्डिन, सॉरी डूजार्डिन, क्या नाम था, डूजार्डिन। 1835 की बात है। कोशिका में उपस्थित तरल पदार्थ को 1835 में डूजार्डिन ने सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया, सारकोड, ध्यान रखना, क्या कहा था सबसे पहले इस भाग को, सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया, सारकोड नाम दिया गया। और इसी सारकोड को, ठीक है, पुरकंजे के द्वारा, नेक्स्ट लिख सकते हैं, बाद में सन जो है पुरकंजे के द्वारा जो दिया गया था लगभग
35, 31, 1840 में, बाद में सन 1840 में पुरकिंजे ने, ध्यान रखना नाम, क्या नाम है? पुरकिंजे। बाद में सन 1840 में पुरकिंजे ने इसे क्या कहा? बताइए। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्या? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रोटोप्लाज्म जो है उसको विवरण या डिस्क्राइब करने वाले जो थे वो थे पुरकिंजे, जिन्होंने 1840 में ये बात बताई थी। समझ गए? तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसके द्वारा दिया गया? वो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। ये इसके बारे में सामान्य जानकारी है। आप इसके पश्चात और भी लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म, या कोष्टक में आप लिख सकते हैं कि जो जीव द्रव्य होता है, अर्थात ये वाला जो भीतर का जो सारा मैटर है केंद्रक युक्त। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका द्रव्य और जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है उसमें क्या डिफरेंट है। कि जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है, वह कोशिका की क्रियाओं के लिए क्या है? हॉट स्पॉट यानी कि स्थल है। यानी कि जितनी भी प्रकार की कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिज्म, उपचयन, अपचयन जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी कहाँ कंप्लीट होती हैं? वो सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब इससे पहले इस चीज़ को आप समझ ही लीजिए, कहीं दिक्कत न कर दें आप बाद में। देखिए कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है, इसे ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और नोट जरूर करना साथ के साथ। देखिए कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है, आप जानते हैं। और सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। ये हम आपको बता चुके हैं, फिर से दोहरा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान। तो ये कोशिका झिल्ली, ये अंदर होता है केंद्रक। ओके, और ये वाला मैटर जो होता है इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो बीच में जो भरा हुआ होता है ये वाला। ठीक है, क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ये जीव द्रव्य क्या है, यही तो पूछ रहे हैं आप। ठीक है, तो कह सकते हैं कि केंद्रक युक्त जो कोशिका द्रव्य होता है उसे ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोशिका झिल्ली के भीतर जितना भी मैटर भरा हुआ है कंप्लीटली वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाएगा। और अगर उससे हम केंद्रक को हटा दें, किससे? जीव द्रव्य को हम केंद्रक से अलग कर दें, यानी कि जीव द्रव्य से केंद्रक हमने हटा दिया, तो शेष बची हुई जो संरचना है वो क्या कहलाती है? कोशिका द्रव्य कहलाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म। क्या समझ गए? इससे आगे देखिए, तो क्रियाओं के जो स्थल है, हॉटस्पॉट है, वो क्या होता है? वो जीव द्रव्य ही होता है। समस्त क्रियाएं जो होती हैं कोशिका की वो कहाँ कंप्लीट होती हैं? वो सारी की सारी कंप्लीट होती हैं किसमें? हमारे प्रोटोप्लाज्म में या हमारे जीव द्रव्य में कंप्लीट होती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आकार की, अगर प्रकार की हम बात करें, तो कोशिकाओं के जो आकार होते हैं उनमें बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, कोशिका का जो माप होता है वो अलग अलग होता है। सभी कोशिकाएं एक माप की नहीं होती हैं। कोशिका के आमाप में क्या होती हैं? भिन्नताएं होती हैं। समझ गए? क्या होती हैं? भिन्नताएं होती हैं। और कुछ भिन्नताएं कैसी होती हैं उनको अभी आप नीचे समझेंगे। क्या क्या? जैसे हम मैं क्रम डाल देता हूं यहाँ पे ताकि आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। कैसे? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ये नाम जरूर याद रखेंगे आप। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा
होती है। और अगर इसके आकार की अगर हम बात करें तो इसका जो आकार होता है, इसका आकार 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.1 से और 0.3 माइक्रोमीटर होता है। समझ गए? नंबर 2, अगर आगमाप की हम बात करें सबसे बड़ी व्यास के रूप में, ठीक है, व्यास के आधार पर, व्यास में सबसे बड़ी, लंबाई में नहीं, व्यास में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। समझ गए? सबसे बड़ी जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है व्यास में। समझ गए? सबसे बड़ी अगर पादप कोशिका की बात करें, नेक्स्ट नंबर 3, सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया नामक एक शैवाल होता है। क्या है? एसिटाबुलेरिया। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया शैवाल है। ठीक है, क्या होता है? ये एक शैवाल होता है जो कि सबसे कई मीटर लंबी हो सकती है ये। समझ गए? नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी आकार में, सबसे, अगर हम जांत्विक कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका की, तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका, सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी जो जंतु कोशिका है वो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, कौन सी होती है? मनुष्य की जंतु कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, जो हमारी नर्वस या नर्वस जो सेल्स होती हैं, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, वो सबसे बड़ी हमारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी आपको समझ में आ रही होगी सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया नामक एक शैवाल होता है, और जंतुओं में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, हमारी न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इनके अमाप के बारे में जानकारी हुई। इसके अलावा अगर हम बात बताएं, नेक्स्ट आप जो सामान्य जानकारी लिख सकते हैं कि एक कोशिका में, एक यूकैरियोटिक कोशिका में, एक जो ससीम केंद्रीय होती है, ठीक है, या फिर एक कोशिका, ध्यान रखना है, ये तो ध्यान रख लेंगे आप, एक कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके नाम लिख रहा हूं। केंद्रक, एक कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, राइबोसोम, सूक्ष्मकाय, माइक्रो बॉडी जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, आदि और भी बहुत सारे होते हैं। अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। समझ गए? तो ये कुछ कोशिकांग होते हैं, किनमें? जो हमारी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें। प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाए जाते, लेकिन एक है राइबोसोम जो होता है वो दोनों में उपस्थित होता है। किस किस में? प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है ये राइबोसोम। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं ऊपर,
ये झिल्ली रहित संरचना है, ठीक है। कोशिकांगों को भी हम 2-3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, डबल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड और विदाउट लेयर्ड, ठीक है। अर्थात कुछ तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, कुछ एकल झिल्ली युक्त होते हैं और कुछ यानी कि झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं। इन्हीं में से ये जो केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जिकाय है, सूक्ष्मकाय है, अंतर्द्रव्य जालिका है, हरित लवक है, ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। और इन कोशिकांगों में कुछ कोशिकांग डबल लेयर्ड होते हैं जो कि चारों तरफ से दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, कुछ एकल झिल्ली युक्त होते हैं और कुछ ऐसे भी कोशिकांग हैं जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो उनमें से एक है राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं झिल्ली विहीन, क्या, झिल्ली विहीन राइबोसोम। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार की सेल्स में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं, हमारी कोशिका का इंजन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाला कोशिकांग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो झिल्ली विहीन राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। इसके अलावा राइबोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कुछ कोशिकांगों में भी उपस्थित होती है, जैसे राइबोसोम किस किस में, माइटोकॉन्ड्रिया, व हरित लवक में भी पाए जाते हैं। ये तो दोनों कोशिकांग हैं, यानी कि एक कोशिका का कोशिकांग दूसरे कोशिकांगों में भी उपस्थित होता है। तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ सामान्य जानकारियाँ थी जो कोशिका से संबंधित थी। इसके अलावा जो है वो डिटेल में हम फिर से, ठीक है, शुरुआत करेंगे कोशिकाओं के प्रकार से, जहाँ पर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को समझेंगे, फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं को समझेंगे। ओके, तो ये जो जानकारियाँ हैं इन्हें अपनी नोट कर लेना, ठीक है, सभी अच्छी प्रकार से, और याद करना इनको, इनसे संबंधित बहुत अच्छी जानकारी इस पाठ से संबंधित आगे काम आएंगी जब पाठ को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।